बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का, जो कि 2024 का पेपर है फेडरल बोर्ड का। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग इस पेपर का जो सेक्शन ए है उसको अटेम्प्ट करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने सेक्शन ए के जो फर्स्ट 10 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर दिया था, तो हम अब जो नेक्स्ट पार्ट है उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट जो सेक्शन ए होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सेक्शन होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस गिवन होते हैं और हर क्वेश्चन के अगेंस्ट 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना होता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो सेक्शन ए का जो 11th ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो 11th ऑब्जेक्टिव मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है, द nth टर्म ऑफ अ सीरीज 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square plus so on is, और ऑप्शन ए है 2n plus 1 into n square है, ऑप्शन बी है 2n minus 1 into n square है, ऑप्शन सी है 2n plus 1 into n plus 1 whole square है, और ऑप्शन डी है 2n plus 1 into n है। यहाँ से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो हम जो सीरीज है पहले इसको जरा चेक करते हैं। तो हमारे पास जो सीरीज है वो उसमें जो हर टर्म है सीरीज की वो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में है। जैसे आपके पास ये सीरीज है, इसकी फर्स्ट टर्म है 3 into 1 square और सेकंड टर्म है 5 into 2 square, थर्ड टर्म है 7 into 3 square। आपने जो इसकी nth टर्म है वो फाइंड करनी है। तो हर टर्म में स्टूडेंट जो फर्स्ट नंबर है वो आपके पास 3 है, यानी फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट नंबर है वो 3 है, सेकंड टर्म में फर्स्ट नंबर 5 है, थर्ड टर्म में फर्स्ट नंबर 7 है। तो इट मींस कि यहाँ पर ये जो 3, 5 और 7 है ये ऑड नंबर्स हैं और वो ऑड नंबर्स हैं जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑड नंबर्स कैसे हम लिखते हैं? जनरली ऑड नंबर्स को हम लिखते हैं, अगर लेट्स सपोज n कोई सा भी नेचुरल नंबर है और इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो दैट विल बी इवन नंबर, और अगर 2n के साथ 1 को प्लस करें तो वो क्या हो जाता है? ऑड नंबर हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम n को लेट्स सपोज अगर 1 रखेंगे तो ये 2 into 1 plus 1 हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 plus 1 क्या होता है? 3 के इक्वल होता है, तो ये फर्स्ट नंबर आएगा। इसी तरीके से n अगर 2 रखेंगे तो ये 5 होगा, यानी 2 2 4, 4 plus 1 किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि सेकंड टर्म का फर्स्ट नंबर आएगा। n 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म का फर्स्ट नंबर आएगा। तो इट मींस के ईच टर्म जो है वो 2 नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में है और उसके जो फर्स्ट नंबर है ईच टर्म का उसकी जनरल टर्म आपके पास 2n plus 1 होगी। अब हम ईच टर्म का सेकंड नंबर चेक करते हैं। तो सेकंड नंबर फर्स्ट टर्म में है 1 square, सेकंड टर्म में है 2 square है, थर्ड टर्म में है 3 square है। तो इट मींस कि ये 1 2 3 ही है। तो 1 2 3 को आप लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं और हर नंबर फिर हर टर्म में उसका स्क्वायर है। तो इट मींस कि इसको हम 2n plus 1 into n square की फॉर्म में लिखेंगे इसकी जनरल टर्म को। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आपके पास 2n plus 1 into n square की फॉर्म में है। अब हम चेक करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 12 क्या है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 12 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज 5 person कैन बी सीटेड इन अ राउंड एट अ राउंड टेबल। यानी कह रहा है कि 5 पर्सन्स हैं और इन 5 पर्सन्स को आपने राउंड टेबल के ऊपर सीट करना है, इनको सीटेड करना है, बिठाना है। तो आप कितने डिफरेंट वेज से इन 5 पर्सन्स को क्या कर सकते हैं? सीट दे सकते हैं एट अ राउंड टेबल का राउंड।
तो याद रखें स्टूडेंट, हमने यहाँ पे परम्यूटेशन फाइंड करनी है आप 5% एट राउंड टेबल। तो इट मींस कि जब भी आपके पास राउंड टेबल के अराउंड, यानी कोई भी राउंड टेबल है या कोई रिंग वगैरह है, तो उसकी अगर आपने परम्यूटेशन फाइंड करनी हो तो परम्यूटेशंस इन अ सर्कुलर, जिसको हम सिंपली सर्कुलर परम्यूटेशंस कहते हैं, तो जो सर्कुलर परम्यूटेशंस होती है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है n-1 फैक्टोरियल के इक्वल होती है। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n हो और उन n ऑब्जेक्ट्स को आपने किसी राउंड टेबल के अराउंड अरेंज करना हो, तो आप कितने डिफरेंट वे से उनको अरेंज कर सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल डिफरेंट वे से इस राउंड टेबल के अराउंड n पर्सन्स को अरेंज कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर n क्या है? n आपके पास 5 है, जिनको आपने राउंड टेबल के अराउंड सीटेड करवाना है। तो इसकी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी हो जाएंगी? तो सर्कुलर परम्यूटेशन के फार्मूले से अगर करें तो ये 5-1 फैक्टोरियल होगा, जो कि क्या होता है? 4 फैक्टोरियल होता है। तो ऑप्शन ए आपके पास है 1/2 5 फैक्टोरियल है, ऑप्शन बी है 4 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी है 1/2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऑप्शन डी है 5 फैक्टोरियल है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन बी का है, यानी 4 फैक्टोरियल का है। तो नेक्स्ट आपके पास है 13। तो पार्ट 13 आपके पास है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है, उन 52 कार्ड्स में से जो किंग है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो किसी भी नंबर की या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो फार्मूला था वो आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट divided by total possible outcomes. This is the formula to find the probability, total possible outcomes of any event. यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई। लेट्स सपोज अगर इवेंट ई को आप ई के साथ, जो इवेंट है उसको ई के साथ रिप्रेजेंट करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल होती है नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं और इसको n ऑफ s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें पता है कि 52 कार्ड्स के अंदर टोटल जो किंग होते हैं वो कितने होते हैं? वो आपके पास 4 होते हैं। और टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास? टोटल कार्ड्स जो है वो 52 है। तो इट मींस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जो होगी वो किसकी इक्वल होगी? 4/52 के इक्वल होगी। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए आपके पास है 2/52, ऑप्शन बी है 13/52, ऑप्शन सी है 4/52, ऑप्शन डी है 1/52। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी, किंग की जो प्रोबेबिलिटी है 52 कार्ड्स के अंदर वो कितनी है? वो आपके पास है 4/52 होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 14 है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 ओवर x होल पावर 8। यानी इस एक्सपेंशन के अंदर, यानी ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है x माइनस 1 ओवर x होल पावर 8, इस एक्सपेंशन में जो थर्ड टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या होता है आपने ये बताना है। तो स्टूडेंट जो जनरल ये जो आपके पास एक्सपेंशन है ये बाइनोमियल सीरीज है, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR a पावर, अगर आपके पास लेट्स सपोज ये एक्सपेंशन हो a प्लस बी होल पावर n हो, तो इस एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म का फार्मूला है वो आपके पास होता है NCR a पावर n माइनस r इंटू b पावर r होता है।
अब आपके पास यहाँ पर इस फार्मूले के जरिए हम जो थर्ड टर्म है उसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो थर्ड टर्म के लिए हमें r को क्या चूज करना होगा, 2 चूज करना होगा, और n हमारे पास यहाँ पे देखें x -1 और x में n क्या है आपके पास 8 है, a क्या है आपके पास x है, b क्या है आपके पास -1 और x है। तो इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करके थर्ड टर्म का कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। r हमने क्या चूज किया है 2, क्योंकि tr+1 है। अगर r 2 चूज करेंगे तो दैट विल बी थर्ड टर्म होगा, यानी 2+1 होगा। और ncr है तो n आपके पास 8 है और r आपके पास 2 है, तो nc2 होगा। a पावर n r है तो a आपके पास x है और 8 r आपके पास क्या है 2 है, और इनटू b पावर r है तो b किसके इक्वल है 1 और x है, तो 1 और x पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थर्ड टर्म का कोफिशिएंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो t3 आ जाएगा और ये 8c2 रह जाएगा, x पावर 6 और -1 और x होल पावर 2 लिखे तो इसको 1 और x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दैट विल बी 8c2 x पावर 4 होगा। x पावर 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x पावर 4 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि जो थर्ड टर्म है उसका कोफिशिएंट आपके पास किसके इक्वल आ गया है, उसका कोफिशिएंट इक्वल आ गया है 8c2 आ गया है। तो 8c2 मींस के कॉम्बिनेशन ऑफ 8 कॉम्बिनेशन c2 है, जिसको आपने यहाँ पर NCR के फार्मूले से इसको फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो 8c2 को इस फार्मूले के जरिए फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसने हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए आपके पास है 8c2 है, ऑप्शन बी आपके पास है 8c3, ऑप्शन सी है 8c4, ऑप्शन डी है 1। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है 8c2 आ रहा है, यानी 8 कॉम्बिनेशन 2 आ रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको हम चूज करेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। अब हम जरा देखते हैं कि जो 15th ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि 15 ऑब्जेक्टिव है विच वन इन द गिवन ऑप्शन इज ट्रू इफ 2 पावर n इज ग्रेटर देन 2 into n plus 1 for all n that belongs to z plus है, यानी तमाम पॉजिटिव n belongs to z plus means के n is a positive integer। तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास है कि 2 पावर n ग्रेटर देन 2 into n plus 1 है, और फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है n इज ग्रेटर देन 2 के लिए है। तो अगर n में 2 ले लूं तो क्या ये इसके लिए ट्रू होगा, तो हम चेक करते हैं कि 2 पावर n की जगह हम 2 रखते हैं, इज ग्रेटर देन 2 into n plus 1 है, तो 2 plus 1 2 2s are 4 and this will be 2 plus 1 3, तो 4 is greater than 6 which is false। तो it means के फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इस स्टेटमेंट को क्या करता है, प्रूफ नहीं कर रहा है, सही साबित नहीं कर रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही साबित नहीं करता है। थर्ड स्टेटमेंट लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में n आपके पास क्या है, n आपके पास ग्रेटर देन 3 है, तो हम n को 3 लेके पुट करके चेक करते हैं क्या 3 के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये 2 पावर 3 into 3 plus 1 होगा। तो 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। 3 plus 1 किसके इक्वल होता है, 4, तो 2 4s are 8 होगा। तो इट मींस के that will be correct option 8 is greater than 8। तो जो ऑप्शन सी है उसके लिए ये ट्रू होगा, क्योंकि अगर मैं n 3 के इक्वल लेता हूं तो 8 is greater than 8 आता है। अगर मैं n 4 ले लूं, क्योंकि ऑप्शन उसने दिया हुआ है सी ऑप्शन है n is greater than 3 है, तो greater than 3 means के लेट्स सपोज मैं 4 ले लेता हूं, तो 2 पावर 4 is greater than 4 plus 1। तो ये 2 पावर 4 किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16।
4 प्लस 1 क्या होता है 5, 2 5 ज़ा 10। तो इट मीन्स के अगर n को 3 से बड़ा रखा जाएगा तो ये स्टेटमेंट जो है ये उसके लिए ट्रू होगी, और अगर n 3 से छोटा होगा तो उसके लिए स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो हम कहेंगे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज हियर n इज ग्रेटर देन 3। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन सी को यहाँ पर चूज करेंगे। अब हमारे पास पार्ट 16 है, आपके सामने लिखा हुआ है पार्ट 16 है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x पावर 4 इज सिमेट्रिक अबाउट। पार्ट ए है y इज इक्वल टू x, पार्ट बी है x एक्सिस, पार्ट सी है y एक्सिस एंड पार्ट डी है ओरिजिन। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है। फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 है, और आपसे कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक होगा किसके अबाउट। तो हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो उसके लिए पहले हम जरा ये ग्राफ ड्रा करते हैं इसके लिए। तो उसके लिए हम कुछ वैल्यूज x की रैंडमली चूज करते हैं। लेट्स सपोज x की वैल्यूज चूज करते हैं -2 से +2 तक, x -2 -1 0 1 2 तक चूज करते हैं। तो फिर अगर x -2 होगा तो y क्या होगा, y होगा -2 पावर 4 होगा विच इज इक्वल टू +16 होगा। इसी तरीके से अगर x -1 होगा तो y क्या होगा -1 पावर 4 विच इज 1। इसी तरीके से x 0 होगा तो y भी क्या होगा 0 होगा। इसी तरीके से x 1 होगा तो y भी 1 होगा, और x 2 होगा तो y क्या होगा 2 पावर 4 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 होगा। तो हम लोग y एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर इसका ग्राफ ड्रा करके चेक करते हैं कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस होती है। इसके ऊपर लेट्स सपोज हम x एक्सिस के ऊपर ये 0 1 2 3 और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 होता है। y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं 16 कहता हूं और इस पॉइंट को मैं 1 कहता हूं। तो जब x -2 हो तो y क्या होता है 16 होता है। तो -2 के ऊपर 16 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। x -1 हो तो y 1 होता है, तो -1 के ऊपर और 1 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। x 0 होता है तो y भी 0 होता है। तो इट मींस कि ये ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 के इक्वल होता है। इसी तरीके से जब x 1 हो तो y भी 1 होता है। तो 1 के ऊपर और 1 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। x 2 है तो y क्या है 16 है, तो x 2 के ऊपर y 16 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। और इन पॉइंट्स को आपस में अगर हम ज्वाइन करके इस ग्राफ को देखें तो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। तो इट मींस कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन सी है कि ये ग्राफ जो है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसी तरीके से 17 है, क्या है कि -1 एंड -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। यानी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट गिवन है, -1 है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी -1 है। आपसे कह रहा है कि ये जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है ये इनमें से किस ऑप्शन का सॉल्यूशन है, किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास है 2x - 1y इज ग्रेटर देन 1 है। यानी ऑप्शन ए में जो इनइक्वालिटी है वो है 2x - y इज ग्रेटर देन 1। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा अगर ये इसको सेटिस्फाई करता हो। तो हम चेक करेंगे x की जगह हम -1 पुट करेंगे क्योंकि x -1 है और y भी हमारे पास -1 है। तो y की जगह भी -1 पुट करके हम चेक करेंगे क्या इनइक्वालिटी ट्रू होती है इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए। तो 2 × -1 -2 + 1 इज ग्रेटर देन 1। तो ये -2 + 1 -1 होता है। -1 इज ग्रेटर देन 1 विच इज फॉल्स, यानी कि ये फॉल्स है। -1 1 से छोटा है, नॉट ग्रेटर है। तो इट मींस कि फर्स्ट इनइक्वालिटी का फिर ये सॉल्यूशन नहीं होगा।
इसी तरीके से सेकंड इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज लेस देन -1 है। तो इसमें अगर हम लोग इन दोनों नंबर्स को x की जगह -1 और y की जगह भी -1 पुट करके चेक करते हैं क्या ये इसके लिए सेटिस्फाई है कि नहीं है, तो -3 इज लेस देन -1, तो इट मींस कि इट इज ट्रू कि -3 जो होता है वो -1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इट मींस कि ये ऑप्शन बी के लिए का सॉल्यूशन है ये इनइक्वालिटी। बाकी ऑप्शन सी का भी सॉल्यूशन नहीं है और ऑप्शन डी का भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों इनइक्वालिटीज को ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता है। और 18 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इक्वेट्स cos 196 डिग्री, यानी इनमें से जो cos 196 डिग्री है किसके इक्वल होगा। पार्ट ए में है -cos 16 डिग्री, पार्ट बी में है sin 16 डिग्री, पार्ट सी में है -sin 16 डिग्री, पार्ट डी है cos 16 डिग्री है। तो हम चेक करते हैं cos 196 को मैं cos 180 प्लस 16 लिख सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 180 प्लस 16 किसके इक्वल होता है, वो 196 के ही इक्वल होता है। अब हमें नजर आ रहा है कि जहां पर जो 180 है दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल है, और हमें पता है कि बाय अलाइट एंगल्स जब भी कोई एंगल किसी इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल के साथ ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज नहीं होती है। तो cos 180 प्लस 16 डिग्री किसके इक्वल होगा, cos 16 डिग्री के इक्वल होगा। और cos 180 प्लस 16 डिग्री करते हैं तो आपके पास जो टर्मिनल साइड ऑफ एंगल है वो लाई करती है किधर, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, क्योंकि 180 में अगर 16 को प्लस करें तो टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है यानी लेस देन 0 होता है। तो इट मींस कि जहां पर cos है तो इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, तो इट मींस कि दैट विल बी इक्वल टू -cos 16 डिग्री होगा। तो ऑप्शन ए आपके पास है -cos 16 डिग्री, दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 19 नंबर, इफ cos बीटा इज इक्वल टू 3/4 देन वैल्यू ऑफ cos 2 बीटा इज, पार्ट ए है 3/8, पार्ट बी है 3√7/8, पार्ट सी है -3√7/8 है, पार्ट डी है 1/8 है। अब हमें उसने इस ऑब्जेक्टिव में cos बीटा की वैल्यू गिवन है 3/4 और हमने चेक करना है कि cos 2 बीटा किसके इक्वल होगा। बाय फार्मूला cos 2 बीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर बीटा -1 के इक्वल होता है। तो cos बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, तो ये 3/4 होल स्क्वायर -1 होगा। तो ये 3 3 9 9 2 क्या होगा, 18/16 -1 होगा। तो इट मींस कि दैट 16 एलसीएम आएगा तो 18 - 16 क्या होता है, 2/16 होगा। तो 2/16 को आप 2 1 2 2 8 16 तो 1/8 होता है। तो इट मींस के ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को यहाँ पर क्या करेंगे, चूज करेंगे। इसी तरीके से 20 है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC with usual notations A is equal to 2, B is equal to √3 and gamma is equal to pi/3 is part A is √3/8, part B is 3/2, part C is 3, part D is 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है और इसकी जो यूजुअल नोटेशन है वो ये होती है कि इसको लेट्स सपोज इस वर्टेक्स को मैं अगर A कहूँ तो A के अपोजिट साइड को हम स्मॉल a के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और a के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, और b अगर इस वर्टेक्स को b कहूं तो b की अपोजिट साइड को स्मॉल b के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टेक्स b के साथ जो एंगल होता है वो स्मॉल बीटा होता है। इसी तरीके से अगर इस वर्टेक्स को c के साथ रिप्रेजेंट करूं तो दैट एंगल वर्टेक्स C की अपोजिट साइड को स्मॉल c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और C के साथ जो इनर एंगल बनता है उसको गैमा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होता है 1/2। अब हमारे पास जहां पे जो साइड्स गिवन है वो है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू √3 और गैमा गिवन है π/3 है। तो अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, यानी a और b गिवन है और वो एंगल गिवन है जो साइड a और साइड b मिलकर बनाती है, वो अगर एंगल गिवन हो तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगा 1/2 AB साइन गैमा के इक्वल होगा। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल when two sides given and their included angle are given, यानी दो साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फार्मूले के जरिए फाइंड करते हैं। अब हम चेक करते हैं, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास √3 है, साइन गैमा हमारे पास क्या है π/3 है, यानी साइन 60 डिग्री है। π/3 किसके इक्वल होता है 60 डिग्री के इक्वल होता है। रेडियन में π/3 रेडियन 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये √3 और साइन 60 डिग्री इक्वल होता है √3/2। तो √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर आता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3 रह जाएगा। तो इट मींस के ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 3/2। सो इस तरीके से हम लोग इन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।